तो जैसा कि अब प्रोग्राम अंतिम क्षण की ओर है तो सभी बोर भी हो रहे होंगे, मगर मैं आपको कुछ फायदे की बात बताऊंगा, उस बोरियत को दूर भी हो जाएगी और आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम आपका 10 रुपए का तो फायदा यहाँ से होके जाएगा। तो क्या आप सभी सुनने के लिए तैयार है? चलो, सबसे पहले हालांकि सारी चीजें कवर हो ही गई हैं, गवर्नमेंट बैंकिंग की सारी योजनाओं के बारे में कवर कर लिया है सर ने, आरसीटी के बारे में बता दिया, आपने डिजिटल फ्रॉड वगैरह उनके बारे में बता दिया, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बता दिया। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिनके बारे में अभी अपन को पता चला, वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर सभी को बुक होना वैसे तो वैकल्पिक है, बट अपन को उसके अंदर बुक होना है। जीवन ज्योति योजना हो, भले ही वो सुरक्षा बीमा योजना हो, भले ही वो अटल पेंशन स्कीम हो, इसके अंदर इसलिए बुक होना जरूरी है कि अगर अपन एक लोहे के डब्बे का भी इंश्योरेंस करवाते हैं ना, छोटी सी बाइक है, कार है, उसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आज अपने शरीर के ऊपर अपन खर्च नहीं कर सकते। कितना खर्च आता है? साल का 20 रुपए। कितना खर्च आता है? 436 रुपए। मोटा मोटा आइडिया है, अगर 500 रुपए अपने शरीर के ऊपर खर्च नहीं कर सकते क्या? कितना हुआ? 2 से 3 रुपए भी नहीं हुआ। पूरे एक दिन का 2 रुपए भी अपने शरीर के ऊपर खर्च कर सकते हैं ना। तो अपन को करना है बीमा, अपने जो बच्चे हैं उनका भी करना है। 18 साल से 70 साल का सुरक्षा बीमा, 18 से 50 साल जीवन ज्योति बीमा, इसको करना है। हालांकि क्यों बता रही है इसके, हम आपको इतना क्यों एम्ब्रेस कर रहे हैं, क्यों अफोर्ड कर रहे हैं? क्योंकि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं छोटी सी स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि एक गांव है, साइला के पास गांव है, उसमें एक महिला है, उस महिला का हस्बैंड है वो सरकारी टीचर, बट उसके क्या है, नशे की आदत। नशा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, आप भी नहीं करते होंगे, आशा करते हैं कि जो करता उसको मना भी करते होंगे। नशा करता था, उसके लीवर में से प्रॉब्लम हो गई और वो बंदा ऐसे ही जागरूकता कैंप था, उस कैंप के अंतर्गत किसी ने, आप जैसे भाई थे, उसने घर जाके बताया, उसका बच्चा जो 8th क्लास में पढ़ा था, उस कैंपेन में सहयोगी बना हमारा, और उसने मेरे घर जाकर अपने माताजी को बताया, उसकी मदर ने उसका बीमा करवाया बैंक में जाकर। कहना नहीं चाहिए, घर खाली हो जाता है, कहते हैं ना भाई, नहीं कहना चाहिए, कोई भी किसी घर से चला जाए अच्छी बात थोड़ी है, मगर वो व्यक्ति उसके 3 से 4 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है एक्सीडेंट के साथ। उसका बीमा किया हुआ था, उसको पता है कितना पैसा मिला? 4 लाख रुपए। हालांकि 4 लाख रुपए से किसी का घर नहीं चल सकता, बट अपने बच्चों को आप इतना काबिल बना सकते हो कि समाज में जो क्रियाएं होती है उनको पूरा कर सकते हैं ना। तो इस चीज से अपन को पता चलता है कि गवर्नमेंट की स्कीम कितनी जरूरी है अपने लिए। तो मैं आशा करता हूं सभी का इसमें बुक होगा, अगर नहीं है तो अपने परिवार वालों को बुक करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये एक खाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का खुला था उस टाइम 2014 में, जनधन अकाउंट योजना खुला था ना। जनधन अकाउंट छोटा अकाउंट है बट बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि उसके अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट, कोई पैसा तुमको ऐसा नहीं है मिनिमम कि 3000 2000 रखो, ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे काम की चीज बताऊं आपको, अगर टाइमली आप क्या करते हो, उसमें से लेन देन करते हो, मान लो कभी जरूरत पड़ गई कि मेरे पैसे नहीं है, आपको 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलता है। कितना मिलता है? ओवरड्राफ्ट मिलता है। उसके अंदर आपको दुर्घटना बीमा होता है, बिना प्रीमियम जमा किए, बिना प्रीमियम जमा किए आपको बीमा मिलता है। और एक जानकारी और देना चाहता हूं जो आपको शायद नहीं होगी, एक जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड के अंदर यदि आपका रुपए कार्ड है, आप सभी के पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड के नीचे आपको लिखा होता है, कभी रुपए कार्ड होगा, वीजा कार्ड होगा, अलग अलग तरह के होते हैं। यदि आपका जनधन का अकाउंट है और रुपए कार्ड है, तो आपका पहले तो 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा था, बिना प्रीमियम भरे, बिना कोई प्रीमियम भरे 1 लाख रुपए मिलता है, मगर उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। अगर आपका दूसरा भी कोई एटीएम है, उसका भी बीमा होता है, वो बीमा होता है एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एनपीसीआई के द्वारा। शर्त क्या है इसकी? शर्त इसकी ये है, अगर जनधन अकाउंट है तो उसका 30 से 45 दिन के बीच में आपका पंच होना चाहिए कार्ड। पंच होने का मतलब क्या होता है? उस एटीएम से आपको बैलेंस देखो, भले ही ट्रांजैक्शन करो, तो साहब हम तो पैसे नहीं निकालते भाई। 45 दिन का मतलब क्या हुआ? महीने में एक बार, महीने में एक बार उस एटीएम को महीने में एक बार यूज करते हो तो वो आपका एक्सेस होता है। क्या होता है? एक्सेस होता है, वो आपको उसमें एलिजिबल है, उस बीमा में एलिजिबल। यदि आपका एटीएम पड़ा है घर पे, आप बोलोगे साहब हमें क्लेम दिला, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपन को क्या करना है, उसको टाइमली, इसका एक तरीका क्या है, हर महीने की डेट फिक्स कर लो, जैसे नरेगा उसका होता है तो पैसे निकालते ही हैं, तो आप 1 महीने की 1 तारीख उसको फिक्स कर लो। ये एक जानकारी थी। और एक जानकारी को मैं आप सभी को जोड़ना चाहता हूं कि अपने जो अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को क्या है कि मान लो 10 साल गुजर गए, उस अकाउंट्स को आपने यूज नहीं किया, मान ले आपके फादर है या आपके भाई है या कोई आपके रिश्तेदार है, उसका अगर 10 साल तक उसका कोई यूज नहीं किया और अपन को पता भी नहीं है, अपन को उसको पता भी नहीं है, वो पैसा अगर पड़ा आपको भी नहीं मालूम है, वो आरबीआई को चला जाएगा। उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट,
बिना दावे की राशि या डेफ अकाउंट, वो अकाउंट डेफ अकाउंट उसमें चला जाता है, किसमें? आपका फंड, वो अकाउंट आरबीआई में चला जाएगा। तो उसके लिए साहब हम क्या करें, हमें तो कोई जानकारी भी नहीं है। तो एक अभी वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूं, उद्गम यू। क्या है? उद्गम। आप लिखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, आप उद्गम सर्च करोगे, उद्गम करके वेबसाइट है, आरबीआई की है। उसके अंदर आपके तरह तरह के उसमें डिटेल्स देंगे, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी यदि आपके पास ये डिटेल मिलती है तो आपके पास भारत की 20 से 22 या 25 बैंकों का डेटा आरबीआई के पास है। वो आपको बता देंगे फलाने फलाने बैंक में आपका इतना पैसा पड़ा है। तो इस जानकारी को अपन क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको उस जानकारी को आपको देना है किसमें? बैंक में जाकर। बैंक में जाकर आपको केवाईसी कराना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट भी है, उस लिस्ट के अंदर है हमारे पास गवर्नमेंट्स के ऐसे अकाउंट है, कम से कम एसबीआई में 50 लाख रुपए पड़ा है। एसबीआई में 50 लाख रुपए पड़ा है, जिसका कोई दावा करने वाला ही नहीं है, मतलब कोई मारवाड़ी कहते हैं कोई धनी ही नहीं है। तो इसी तरह से व्यक्तिगत अकाउंट्स के भी ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके अंदर पैसा पड़ा है। उस पैसा को कैसे पता करें, तो वो वेबसाइट है उद्गम वेबसाइट। आप सभी अपने गूगल में सर्च करेंगे, उसके अंदर डिटेल डालेंगे और आपको जानकारी प्राप्त होगी। यदि आपका अकाउंट है तो आप करेंगे। अच्छा, उसमें सर्च नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? यदि आपको पता चलता है कि भूले बिसरे आपको पता है कि हाँ बैंक में अकाउंट तो था बट हमारा खाता नंबर नहीं, तो आप उस बैंक ब्रांच में जाकर एक्सेस कीजिए, आप वहां पहुंचिए, ब्रांच में जो सारी चीजें बताइए, उसकी पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, ये हो गया अपने क्लेम करने का सेटल का तरीका। तो इस चीज में क्या होता है, नॉमिनेशन जरूरी होता है। क्या होता है? नॉमिनेशन जरूरी। तो यदि आपका अकाउंट खुलता है या नहीं खुला है तो आप अपने बैंक में जाइए और अपने बैंक के साथ ही साथ रीकेवाईसी भी करवाइए। क्या होता है कि अकाउंट्स के अंदर आपको अगर उसका लेन देन नहीं कर रहे उसके रीकेवाईसी करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप नीचे कीजिए कि आपका नॉमिनेशन है कि नहीं है। उस नॉमिनेशन है तो कल देखो किसी के समय का भरोसा नहीं है, क्या नहीं है ना, तो उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो नॉमिनेशन उसमें वारिसदार, जिसे बोलते हैं आप वारिसदार, आपको भी पता होना चाहिए आपका वारिसदार कौन है। नहीं है तो आप बनाइए, ये कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको और चीजों को जोड़ते हुए कम समय में जल्दी बताने की कोशिश करूंगा कि दुर्घटना होती है ना तो जरूरी नहीं है सड़क पे हो, लिखता है ना सावधानी हटी दुर्घटना होता है ना, तो ये जरूरी है कि सड़क पे लागू हो। तो किस पे लागू हो सकती है? ये अपने बैंक की सुविधाओं पे लागू हो सकती है। जैसे कि पहले क्या होता था, आपके पास पैसा होता था, पैसा आपका चोरी हो सकता था, तो अपन पैसे संभाल के रखने के लिए क्या करते थे? बैंक में रखते थे। अब रखना स्टार्ट किया ना बैंक में, तो अपन क्या करते हैं? सोना चांदी पैसा ये कीमती चीज होती है नहीं। आज के समय में सबसे जरूरी क्या है? डेटा। क्या है? डेटा। यदि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी निजी जानकारी किसी को आप शेयर करते हो, उससे 10 बार पहले पूछोगे किस लिए ले रहे हो। यदि आपके नाम से कोई लोन ले रहा है, आप बोल रहे हो कि पता होता बुजुर्गों अपने मम्मी पापा को, उनको पता ही नहीं होता, बोलते हैं कि हम आपके नाम से लोन लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं, सील साइन ठोके, आप सोचते हो कोई नहीं देख रहा है, साइन कर दें। नहीं, आपकी डेटा निजी जानकारी यदि कोई लेता है तो जवाबदारी जिसके डॉक्यूमेंट है उसकी होगी। यदि आप लोन ले लिया, आप सब बोलोगे कि भाई मैंने तो लोन लिया ही नहीं, मेरे बच्चे ने ले लिया, किसी ने, तो गलती किसकी है? आपकी। आपके डॉक्यूमेंट क्यों दिए? आपकी निजी जानकारी किसी को नहीं देंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे अपन सिक्योर हो रहे हैं या जानकार हो रहे हैं, उसी तरह से लोग जो चोर है वो भी जानकार, वो क्या हो रहे हैं? और ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आजकल अपन सारा दिन चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी चीजें, उनके ऊपर यदि कोई आप सोशल मीडिया है उसके ऊपर कॉमर्स, ई कॉमर्स आ गया, कोई भी चीज, जैसे महिलाएं कोई भी अपन ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं तो अपन ऑथेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर से मंगाएं। ऐसे नहीं है कि जो कोई चीज है 100 रुपए की आती है तो आपको वो 30 रुपए में कैसे मिल सकती है, जिसकी लागत ही 100 रुपए हो, उनको पता है मार्केट में ये साबुन की टिकिया है ये 50 रुपए की है, तो वो 10 रुपए में कैसे दे सकता है। तो ध्यान रखना है कि अपन को कोई भी चीज है ऑथेंटिक वेबसाइट से खरीदना है। यदि आप खरीदते हो तो उसका डेबिट के लिए क्रेडिट कार्ड या कोई डेटा उसको आपको वेबसाइट पे सेव नहीं करना है। ऑटो सेव यदि होता है तो गलत है। और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में पता है क्या है? आप बता सकते हो आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे मैंने बताया डेटा, डेटा के साथ साथ आपका जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट है, अगर आपका कहीं लॉगिन होता है तो ऐसा नहीं है आपके फोन में, आप अगर सोचते हो किसी और के पास है तो उसके लिए आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपको जीमेल में आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप आपके हैंग होते हैं, आपने ज्यादातर देखा होगा शिकायत आती है साइबर फ्रॉड की। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, व्हाट्सएप में आपको बोलता है कि हाँ भाई तू कहाँ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे पैसा चाहिए, आप भेज देते हो। क्यों? उसके ऊपर डीपी लगी होती है आपके घनिष्ठ मित्र की, पिता की, किसी की भी, तो आप भावुक होकर उसको पैसा भेज देते हो। नहीं भेजना है, आप उसको कॉल कीजिए, उसको बोलिए ये चीज है। उसके लिए क्या होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका व्हाट्सएप पे हो रखा होगा तो वो आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में भी जो पासवर्ड होते हैं आपके 4 डिजिट के, कभी भी आप अपने
जन्म तिथि नहीं रखेंगे। क्या होता है कि अपन ज्यादातर पासवर्ड रखते हैं जन्म तिथि, और जन्म तिथि तो उसको पता है, जन्म तिथि तो उसको पता है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है विशेष, आपको वो चीजें नहीं करनी है। दूसरी चीज, जो साइबर फ्रॉड अगर मान लो आपके साथ हो जाता है, अभी इन्होंने एक नंबर बताया, कोई वो नंबर बता सकता है? अभी इन्होंने एक नंबर बताया, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े कीजिए, कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ भाई साहब आप बताइए। 1930। तो देखिए अभी ये जानकारी जब यहाँ नहीं पहुंच पाई, उनमें से अगर 4 लोग बताए तो आप 4 लोग क्या बताएंगे? इसलिए विशेष तौर से सुना कीजिए 1930। यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, हाँ तो आप एक नंबर पे 1930 पे करेंगे। हाँ आपका पैसा जो चला गया वो तो नहीं आ सकता, बट जो और पैसा वो आगे नहीं जाएगा। और इसी के साथ में एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा, यदि आपकी बैंक संबंधित कोई शिकायत होती है तो उसका एक लोकपाल का नंबर भी होता है, लोकपाल को शिकायत करेंगे 1448। यदि आपकी कोई चीज है, कोई डॉक्यूमेंट है, किसी के बारे में आपको जानकारी बैंक से नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर जानकारी, पहले स्टेप है बैंक को बताएंगे। बैंक को 3-4 बार एप्लीकेशन देने के बाद में अगर नहीं होती तो लोकपाल आरबीआई का बना हुआ है, उसको 1448 ये नंबर होता है, इसके ऊपर जानकारियां देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप साइबर फ्रॉड से संबंधित आपको जानकारी और भी दी है। हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और मैं आशा करता हूं आपकी जानकारी आपके लिए लाभान्वित हुई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सर ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है।